तो क्या विद्रोह के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री का होने जा रहा इस्तीफा, इधर भारत में पीएम मोदी क्यों हैं इतने चिंतित? पर्दे के पीछे की क्या है कहानी, विस्तार से आपको बताते हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या वाकई नेपाल के अंदर हिंसा हुई नहीं, हिंसा कराई गई, या क्या वाकई नेपाल सरकार के खिलाफ वहां की जनता का आक्रोश बढ़ते 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 ऐसे लेवल पर पहुंच गया था जिसके बाद में वो फट पड़े और फिर 2 दर्जन के आसपास लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई। संसद भवन को मानो कैद कर लिया गया हो, चौतरफा घेर करके। लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीजों का इंपैक्ट भारत पर क्या पड़ रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंतित क्यों दिख रहे हैं, विस्तार से आपको बताते हैं। निवेदन है कि बने रहिए साथ में कुछ मिनट अगले। दोस्तों, नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन के बाद भड़के हिंसा विरोध प्रदर्शनों ने अब एक बड़ा राजनीतिक मोड़ लिया। इस पूरे बवाल के बीच नेशनल इंडिपेंडेंट पार्टी यानी कि आरएसपीआर के सांसद सुमना श्रेष्ठ ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग को लेकर के एक मुहिम शुरू कर दी। एक यूथ आइकन के रूप में पहचाने जाने वाली सुमना श्रेष्ठ का ये कदम न सिर्फ चौंकाता है बल्कि ये भी दर्शाता है कि सरकार के फैसले के खिलाफ युवाओं का गुस्सा संसद के गलियारों तक पहुंचा है। क्या एक सांसद की मांग प्रधानमंत्री ओली के लिए बड़ी मुसीबत है? सांसद सुमना श्रेष्ठ ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा देना बेहद जरूरी हो गया है। सोशल मीडिया बैन का उनका फैसला उनकी असुरक्षा अहंकार को दर्शाता है। ये युवाओं के भविष्य और देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर रहा है। सुमना ने भी कहा कि इस तरह के फैसलों से देश में हिंसा और अस्थिरता का माहौल बन रहा है, जिससे आम जनता, खासतौर पर युवा वर्ग बेहद परेशान है। जैसा कि मैंने पिछले शो में आपको बताया था दोस्तों कि ये विवाद तब शुरू हुआ जब नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया था। वजह कुछ भी हो, अब वो वजह जो कुछ भी है वो तो सरकार से जुड़ी हुई चीज़ है ना, जनता से जुड़ी हुई तो कोई चीज़ नहीं उसमें। सरकार ने इन कंपनियों में के नेपाल रजिस्ट्रेशन के ना होने का हवाला दिया था। तो दोस्तों, या तो कंपनियां वहां पर चलेंगी या तो ये प्लेटफॉर्म है तो नहीं चलेंगे। सरकार का जो तरीका है, जो नियम है, वो उसे उन्हें फॉलो करना होगा। आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले ट्विटर को लेकर के देश के अंदर किस तौर पर हंगामा खड़ा हुआ था। सरकार ने किस तौर पर उनको बाध्य किया था, किन किन चीज़ों के लिए, और वो प्लेटफॉर्म नहीं मान रहे थे। अंततः पूर्ण रूप से माने भी नहीं सरकार को अपना फैसला। हालांकि उस बीच में हमने देखा था कि ये ट्विटर के पार्लर एक और प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया गया था, KOO, जिस पर बड़ा अजीब था ये देखना कि उस पर ज़्यादातर जो लोग जुड़े हुए थे संघ बीजेपी सत्ता पक्ष से, राइट विंग से जुड़े हुए लोग थे। हालांकि कहा यह गया कि शायद अगर यूट्यूब को सरकार बैन करती है भारत में तो फिर को प्रमोट किया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अब दोस्तों, जो स्थितियां अब नेपाल के अंदर रही रजिस्ट्रेशन ना कराने की वजह से, हालांकि विरोध कर रहे युवाओं का कहना है कि ये उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है। बैन के बाद काठमांडू की सड़कों पर जिस तरीके से लाखों युवाओं का विरोध प्रदर्शन, जिस अंदाज में 2 दर्जन लोगों के आसपास की मौत, 150 से ज़्यादा लोगों का घायल होना, ये दर्शाता है कि दरअसल जब पब्लिक बेकाबू होकर के सड़कों पर आती है तो फिर वो गुस्सा एक दिन का नहीं होता है। वो गुस्सा लगातार चीज़ों के खिलाफ में पनप रहा आक्रोश होता है जो एक दिन फट पड़ता है। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री वहाँ के केपी शर्मा ओली, माना ऐसा जा रहा कि अब उनके इस्तीफे की घड़ी नज़दीक आ रही है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में भी उनके खिलाफ में मुहिम शुरू हो गई है। एक तो जनता की मुहिम थी, युवाओं की मुहिम थी। सांसद सुमना श्रेष्ठ नेपाल में एक लोकप्रिय चेहरा है दोस्त, खासतौर पर युवा वर्ग के बीच। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर की। भ्रष्टाचार, पारदर्शिता के मुद्दों पर खुलकर बोलती हैं। सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में है। इसलिए जब उन्होंने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की तो सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि लाखों युवाओं के गुस्से की गूंज थी। उनका यह कदम यह भी दिखाता है कि युवाओं की पीढ़ी, जिसकी राजनीति अब पारंपरिक राजनीतिक रेखाओं से परे है और वो सीधे मुद्दों पर बात करना चाहते हैं।
सांसद सुमना श्रेष्ठ नेपाल में एक लोकप्रिय चेहरा है युवाओं के बीच में, और युवा जिस तौर पर उनको फॉलो करते हैं। अपनी राजनीति की शुरुआत जिस तौर पर उन्होंने की और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई और जिस तरीके से उनका इम्पैक्ट समाज में लोगों के ऊपर बढ़ता गया, वो ये दर्शाता है कि उन्होंने अब जो आगे की मुहिम शुरू की है जनता के गुस्से से इतर, वो कोई ना कोई नतीजे का शक्ल ज़रूर लेगी। और सिर्फ एक वजह यही नहीं है, नेपाल के अंदर राजशाही वर्सेस लोकतंत्र, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की सरकार और दूसरी तरफ राजशाही फिर से कारपेट के नीचे से कुलबुला करके बाहर आने की कोशिश में नेपाल में है। और उनको समर्थन हासिल है नेपाल के बहुत सारे असर रसूख वाले लोगों का। कहा तो यहाँ तक जाता है, आरोप इस बात के भी लगते हैं कि विदेशी ताकतों का भी उनको रसूख है, उनको समर्थन है। अब जाहिर तौर पर इतने हिंसक बवाल के बाद में सुमना श्रेष्ठा के पीएम से इस्तीफे की मांग से प्रधानमंत्री ओली पर दबाव है। एक तरफ सड़कों पर प्रदर्शन जारी, दूसरी तरफ संसद के भीतर से उनके खिलाफ उठने लगी आवाजें। हालांकि अपने फैसले का बचाव करते हुए कहते हैं कि कंपनियों को देश के नियमों का पालन करना होगा। जाहिर तौर पर कोई भी सरकार होगी यही कहेगी, लेकिन हिंसा मौतों के बाद उनकी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। क्या सुमना श्रेष्ठ की मांग जो कि मुहिम की शक्ल में अब बनती जा रही, विपक्षी दल भी इसका समर्थन देंगे? क्या ये मुद्दा संसद के भीतर एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर पाएगा प्रधानमंत्री वहां के खिलाफ? फिलहाल नेपाल की राजनीति में सोशल मीडिया पर बैन महज एक बैन जैसा मुद्दा नहीं, बल्कि वहां की राजनीति में एक नई तरीके की बयार चला रहा है। अब ऐसे में जब वहां के प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग सीधे तौर पर उठने लगी, तो फिर इसका इम्पैक्ट दुनिया के दूसरे देशों पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि भारत का पड़ोसी देश है नेपाल। अब पड़ोसी देश नेपाल जिसके रिश्ते भारत के साथ में कुछ मधुर नहीं है। बीते दिनों में हम देखें तो भारत के साथ में नेपाल और भारत के रिश्ते बहुत घनिष्ठ हुआ करते थे। आपको याद होगा कुछ वर्षों पहले जब नेपाल के अंदर एक खतरनाक किस्म का भूकंप आया था, भारत ने किस तौर पर नेपाल के आगे बढ़कर के मदद की थी। लेकिन इंटरनेशनल अफेयर से जुड़े हुए लोग, विदेशी कूटनीति, विदेशी राजनीति, विदेशी मुद्दों के जानकार ये कहते हैं कि दरअसल नेपाल चीन के दबाव में या चीन के बहकावे में इस तौर पर भारत के साथ में अपने मधुर रिश्तों को ख़त्म कर रहा है। हालांकि दोस्तों, अब जो कुछ नेपाल में चल रहा है उसका इम्पैक्ट भारत में किस तौर पर है? कई सारे विपक्षी नेता, कई सारे राजनीतिक जानकार नेपाल के उस इम्पैक्ट को भारत में भारत के नज़रिए से देख रहे हैं, भारत को भी उसी स्थिति में जोड़ रहे हैं, कई सारे मुद्दों का जिक्र करके कि जनता यहाँ पर भी त्राहिमाम कर रही है। मैं देख रहा था कुछ बुद्धिजीवी जो अपने सोशल साइट्स पर लिख रहे थे कि अगर ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोक दिए जाने के बाद भारत के लोगों का सेंटिमेंट बढ़ा होता तो नेपाल जैसी स्थिति हो सकती थी। जाहिर तौर पर वो एक ऐसा मुद्दा था जिसमें शायद राइट विंग के लोग भी सभी आक्रोशित थे या अंदर से असहज तो ज़रूर थे। ऐसे हज़ारों मुद्दों का जिक्र करते हुए लोग ये कह रहे हैं, और इसीलिए कह रहे हैं कि जब अब पहली बार अपने पूरे राजनीतिक करियर में मोदी और शाह अल्पमत की सरकार में है अपनी पार्टी के जरिए, तो फिर ऐसे में जहां उनको उनकी कुर्सी से दूर करने की कोशिश और रणनीतियां बन रही हैं, और ऐसे में इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में जनता के नज़रिए से भी देखने को अगर मिले तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। लेकिन क्या ऐसा भारत में संभव है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ की व्यवस्थाएं इतनी मजबूत हैं। आप देखें पड़ोसी देश पाकिस्तान, डेमोक्रेटिक कंट्री वो भी है लेकिन मात्र कागजों पर है। वहाँ पर आए दिन तख्ता पलट होता रहता है, सरकारें गिरती हैं, पूर्व राष्ट्रपतियों को, पूर्व प्रधानमंत्रियों को जेलों में ठूसा जाता है। तो जो स्थिति भारतीय लोकतंत्र की मजबूती की भारत के अंदर है, वैसी स्थिति आप दुनिया में किसी भी देश में नहीं पाएंगे। हालांकि दोस्तों, कहा यह जाता है कि क्रांतियां जब होती हैं तो उसका इम्पैक्ट कुछ ना कुछ तो ज़रूर होता है, और अक्सर बड़ी क्रांतियों के बाद में सरकारों का जाना लगभग तय हो जाता है। अब आज के देश के अंदर दो क्रांति, एक जेपी मूवमेंट, इंदिरा जैसी ताकतवर प्रधानमंत्री अपना चुनाव तक हार जाती हैं। आप देखिए 2011-12 अन्ना मूवमेंट, यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार चलाने बन साफ हो जाते हैं।
और उसका इंपैक्ट ये भी पड़ता है कि दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस की, जिसके खिलाफ में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, जिस सरकार के, जिस मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की लोग तारीफ करते थे काम के मामले में, लेकिन उसका इंपैक्ट ये पड़ा कि यूपीए के खिलाफ गुस्सा दिल्ली की जनता ने कांग्रेस की स्टेट सरकार गवर्नमेंट पर भी निकाला और नतीजा आपके सामने रहा। आप क्या कहेंगे दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।